बिहार के यहाँ स्थिति जानिए रही है, तो हमरा सबके मिल के और एगो नया बिहार और बेहतर बिहार के लिए काम करे के चाहिए साथ मिलकर। मेरा मानना है कि एजुकेशन इज अ टूल टू एम्पावरमेंट। आजकल आप देखते हैं जो पेपर लीक्स होते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंटेंट हो गवर्नमेंट के पास और अगर जो सिविल सर्वेंट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको टास्क दिया जाए तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत है जिनके नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी हो रही है। क्योंकि अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो बिहार में ये कहा जाता है कि एक तो एग्जाम नहीं होता और अगर एग्जाम हो जाए तो परिणाम नहीं आते। लेकिन एक बिहार के ही लाल है जो अरुणाचल प्रदेश में है और वहां APSSB जो बोर्ड है, जिस तरीके से बिहार में सिलेक्शन बोर्ड है ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का भी सिलेक्शन बोर्ड है, उसके वो सचिव है। और इन्होंने एक ही दिन में परीक्षा कराई और सेम दिन में परिणाम भी ला दिया। एक वक्त ऐसा था जब अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बोर्ड के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते थे और वहां भी पेपर लीक की खबरें आती थी। लेकिन एक साल में इतना कुछ वहां बदल गया है कि हमारे साथ जो शख्स है इनकी चर्चा लगातार हो रही है। मैं सबसे पहले तो आपको इनका परिचय करा दूं। हमारे साथ संतोष कुमार राय हैं, ये IAS हैं और फिलहाल APSSB बोर्ड में सचिव हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार तक पर। थैंक यू सो मच। सर, पहला सवाल तो वही है जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आपके नाम की चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर ये संभव कैसे हुआ कि एक साल के अंदर आपने पूरे बोर्ड को ही चेंज कर दिया है और जिसके ऊपर लगातार एक साल पहले तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, उस बोर्ड में अब स्थिति ये है कि सुबह परीक्षा हो जाए और शाम को परिणाम आ जाए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कई सारे स्टेज होते हैं। राइट फ्रॉम की क्वेश्चन सेट करने से लेके जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल होता है उसका हैंडलिंग कैसे करना है, फिर ट्रेनिंग, जो भी एग्जाम में ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी ट्रेनिंग देना उनको, फिर मॉनिटरिंग करना प्रॉपर सारा एग्जाम मटेरियल, कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम्स होते हैं, वो समय से पहुंचना चाहिए, सारा कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी एक लिंक आपकी अगर उसमें मिस हो जाएगी तो पूरा का पूरा एग्जाम है उसके सैंक्टिटी पे क्वेश्चन लग जाता है। एंड देन कि जो भी आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो कैंडिडेट का जो प्रॉपर फ्रिस्किंग होना चाहिए ताकि कोई भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एग्जाम के अंदर नहीं जा सके। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए मैं टीम वर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेज के लिए अलग अलग हमारे यहाँ जो APSSB है वहां पे हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं और हर एक एग्जाम का जो प्रोसेस होता है, स्टेज होता है, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रखा है, SOP बना के रखा है। उस SOP में हर एक ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेज है, इस ऑफिसर ने करना है और उनका एक एक चीज की वहां पे डिटेल्ड SOP में लिखा होता है कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम ने जो SOP बनाया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग SOP है, वो मैं कह सकता हूँ। हमने जब ये दौर चल रहा था, जैसा कि आपने बताया कि 2018 में ही हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बना है, बस 2-3 साल ही हुए हैं अभी, और 2020 में जस्ट लास्ट ईयर फरवरी में यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें ऐसी खबर आई थी कि कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, उनका रिजल्ट में नाम आ गया है एंड दे हैड गिवन कैश टू द ऑफिसर्स। फिर उसकी जांच हुई और पता चला कि सच में ऐसा था। उसके बाद ही पूरा का पूरा बोर्ड जो है चेंज किया गया। फिर हमारी टीम आई, हमारे चेयरमैन मेंबर सर होते हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हूँ और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होते हैं, तो सारे के सारे ऑफिसर्स को चेंज किया गया। तो जब ऐसा हुआ उसके बाद हमने सबसे पहले जो काम किया वो था SOP को बनाना। हर एक स्टेज के लिए हमने SOP को बनाया। और दूसरा चीज जो मैं आपको टीम स्पिरिट की बात कर रहा हूँ वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि टीम वर्क जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है जब हम लोग SOP बना रहे थे तो उसमें हमारी पूरी की टीम जो होती थी वो हम लोग बहुत घंटों घंटा डिस्कशन चलता था, 6-6 घंटे 7-7 घंटे कंटिन्यू मीटिंग्स होती थी, नॉन स्टॉप होती थी, हर एक पहलुओं पे गौर किया जाता था।
और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाई APSSB इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बोर्ड्स, उसका मैं एक चीज आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारी जो टीम में डिस्कशन होती थी तो उसमें टीम के कोई भी रैंक का ऑफिशियल्स हो, चाहे हमारे डीलिंग असिस्टेंट UDC हो, LDC हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सभी की बातों को हम उतनी ही सिंसियरिटी के साथ डीपली हम उसको लेते थे, क्योंकि सबसे पहले तो हम इस बात को मानते हैं अपने बोर्ड में कि या वो चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी ऑफिसर हो, ऐसा नहीं कि अगर मैं सेक्रेटरी हूं तो मैं जो सोचता हूं वही सबसे अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार मैंने देखा कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारे डीलिंग असिस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग भी कटिंग एज में सारे एग्जाम्स के प्रोसेस को हैंडल करते हैं, पूरे डीपली इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार हमने देखा कि उनके जो आइडियाज होते हैं, उनके जो विचार होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने उनको बिना कोई सोचे हुए हम फॉलो करते हैं। तो जहां से भी हमें अच्छे थॉट्स मिलते हैं, आइडिया आते हैं, उनको हम तुरंत अडॉप्ट करते हैं और उसका इम्प्लीमेंट हम बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं होती है। नहीं, एक और मैं जब आप ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में एग्जाम को लेकर पढ़ रहा था तो एक चीज और मेरे नजर में आई कि आपने एग्जाम से पहले 3 घंटे के लिए पूरे शहर का इंटरनेट नेटवर्क ही बंद करवा दिया था। हाँ, ये सही है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं जो पेपर लीक्स होते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए जब हमारे एग्जाम्स कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे LDC का एग्जाम, UDC का एग्जाम, उस समय में हम रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो IT डिपार्टमेंट है उनकी पॉलिसी के तहत और 3 घंटे के लिए सिर्फ इंटरनेट शटडाउन होता है, और वो संडे का दिन होता है। तो हालांकि काफी कुछ लोग बोलते हैं कि इससे बहुत पब्लिक लाइफ डिस्टर्बेंस होता है, पर हम उनको रिक्वेस्ट करके यही समझाते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है इसको सिर्फ एक नौकरी देने का और सिर्फ सरकारी काम नहीं माना जाए, बल्कि इस एग्जाम से लाखों यूथ के जो एस्पिरेशंस हैं, उनका जो ट्रस्ट होता है सिस्टम में वो जुड़ा होता है। तो इसको बचाने के लिए कि हमारे यूथ का जो ट्रस्ट है वो सिस्टम में बना रहे, एग्जामिनेशन प्रोसेस में बना रहे और सिलेक्शन जो है प्योरली मेरिट पे हो, इसके लिए हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 घंटे का जो इंटरनेट है, आई थिंक वी कैन सेक्रीफाइस दिस मच फॉर दिस लार्जर इंटरेस्ट। एक सवाल अभी और है जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि सुबह एग्जाम हो और शाम को रिजल्ट आ जाए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है या कोई आप लोगों ने तरीका इजाद किया है, जैसे OMR सीट होती है, क्या इस तरीके से कोई प्रक्रिया है जिसके जरिए रिजल्ट इतना जल्दी आ रहा है? क्योंकि बिहार में अमूमन छात्र हमें लिखते हैं कि अगर आप एग्जाम होते रहे बोर्ड के और अगर हो भी गया तो उसका परिणाम नहीं आएगा, और अगर परिणाम आ गया तो फिर आप कोर्ट में चले जाएंगे, फिर भर्ती नहीं होगी। तो ये प्रोसेस इतना जल्दी कैसे हो गया? ये आपका कहना सही है कि अरुणाचल में स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अरुणाचल का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे बाकी स्टेट्स के मुकाबले तो वो भी कम है। हमारे बोर्ड में गिने चुने ऑफिसर्स, एक छोटा सा बिल्डिंग है, तो वो तो आई थिंक स्केल कोई मैटर नहीं करता है। अगर हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा है, ऑफिसर ज्यादा है, मशीनरी ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है, कॉलेज ज्यादा है, ना डिफरेंस यहाँ होता है कि आपका सबसे पहले तो इंटेंट आता है कि इंटेंट ऑफ द बोर्ड है वो क्लियर है कि हमें किसी भी कीमत पे जो है फेयर एग्जाम ही कराना, ये इंटेंट क्लियर है। सेकेंड थिंग इज द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी मैटर करता है। गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर मैंडेट है कि आपको फेयर एग्जाम कराना है। तो ये सब चीजें जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा, हम लोग फास्ट स्कैनर का यूज करते हैं और पूरा शिफ्ट में हम काम करते हैं। जैसे जब हमारी स्कैनिंग शुरू होती है तो रिजल्ट पब्लिश करने के बाद ही रुकती है। और मैंने बताया कि जो कुछ एग्जाम में जैसे स्टूडेंट्स कम होते हैं तो हम सेम डे कर देते हैं, कुछ एग्जाम्स में हमें 2 दिन तक कंटिन्यू दिन रात स्कैनिंग चलती है, ऐसा नहीं कि हम बीच में रोक देते हैं। जो LDC का हमारा एग्जाम हुआ था उसमें 38 आवर कंटिन्यू हमने स्कैनिंग प्रोसेस, रिजल्ट प्रोसेसिंग चलता रहा। और जब हमारा रिजल्ट प्रोसेसिंग होता है उसमें हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन है, इज वेरी सीनियर IAS ऑफिसर, वो पूरा बोर्ड, पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे 38 आवर नॉन स्टॉप सबने काम किया, दिन रात एक करके। यहीं पे उनका ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ होता है। तो इस तरह का जो कमिटमेंट और डेडिकेशन है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो चूंकि आप बिहार से ही हैं और फिलहाल भले आप अरुणाचल प्रदेश में सेवा दे रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, तो मैं यहीं से सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि बिहार में चाहे वो बोर्ड की बात हो या सरकार की इंटेंट को लेकर दिक्कत है कि वो उस तरीके से चाह नहीं रखते कि बच्चों को नौकरी मिले?
इस पे तो एज ए ब्यूरोक्रेट होने के नाते मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है यहाँ पे काम करने का, मेरा मानना है कि अगर इंटेंट क्लियर हो और जो ऑफिसर्स हेड कर रहे हैं किसी कमीशन को या बोर्ड को, उनको अगर फ्री हैंड दिया जाए तो आई थिंक आज के डेट में भी जो सिविल सर्विस है उनके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो जैसे आपकी जर्नी बिहार से आप अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे हैं, और ज्यादातर लोग जो मतलब अगर आप देखें तो अगर कोई यूपीएससी compete करता है बिहार का छात्र, तो वो मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो नॉर्थ के हिस्से में जाकर काम करना पसंद करते हैं। तो मैं आपकी ये जर्नी भी जानना चाहूंगा कि आप समस्तीपुर से कैसे अब अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, और अपने राज्य का तो नाम आप जरूर रोशन कर रहे हैं क्योंकि लगातार आपके नाम की चर्चा है। इसमें तो आपको पता है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसमें एक कार्डर का सिस्टम होता है, आपको एक कार्डर अलॉट किया जाता है। तो मेरा भी पहला चॉइस तो वैसे बिहार कार्डर ही था, लेकिन चॉइस और रैंक के आधार पे आपका जो कार्डर का सिलेक्शन होता है, तो मुझे AGMUT कार्डर मिला है। इस कार्डर में अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और उसके साथ साथ जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वो सारे होते हैं। तो इसी के तहत मेरी पहली पोस्टिंग तो दिल्ली में थी, मेरी ट्रेनिंग भी दिल्ली में हुई और SDMship मैंने दिल्ली में ही किया। उसके बाद प्रमोशन के बाद जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैं अरुणाचल प्रदेश में आया और यहाँ पे फिलहाल मैं 3-3.5 साल से यहाँ पे हूँ। तो जैसे आपने कहा कि एक दिल्ली में एक ब्यूरोक्रेट कल्चर है, एक आपने बिहार का ब्यूरोक्रेट कल्चर देखा होगा डेफिनेटली, लेकिन आप ब्यूरोक्रेट होने के नाते उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन कल्चर में भी फर्क है स्टेट टू स्टेट, जिससे आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं? कह सकते हैं थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर एक सिविल सर्वेंट का एक अपना चॉइस होता है, अपनी प्रायोरिटी होती है। चाहे वो दिल्ली हो या अरुणाचल प्रदेश हो, ये ब्यूरोक्रेट का पर्सनल चॉइस होता है। और मैंने जो सर्विस ज्वाइन की, इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी में जिसमें मुझे IAS मिला था, तो उसमें भी मुझे बोर्ड में पूछा गया था कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है आजकल कि जो लोग प्रिपरेशन के दौरान हम मॉक इंटरव्यू देते हैं या किसी सीनियर से पूछते हैं, तो वो लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ऐसा अवॉइड करते हैं कि ऐसा मत बोलना कि मैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन बोर्ड में भी मेरा यही जवाब था कि आई वांट टू ब्रिंग सम सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी। तो आई थिंक बोर्ड में भी ऑनेस्टी को लाइक करते हैं। तो दिल्ली में भी इसके वजह से मेरे बहुत सारे ट्रांसफर थे। तो ये तो मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है हर एक स्टेट का एक कल्चर भी हो, बट मोर देन द कल्चर आई थिंक इट इज द पर्सनल चॉइस ऑफ ए ब्यूरोक्रेट कि वो कैसा करना चाहते हैं, वो कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो कितना प्रेशर लेना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा शुरू से यही रहा है कि मुझे जो लगता है कि सही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी रास्ते पे चलूँ, चाहे उसके लिए मुझे ट्रांसफर भी बहुत होते हैं। दिल्ली में भी मैं 16 मंथ में 3 ट्रांसफर हुए थे, तो उसको मैं एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी लेता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम ईमानदारी से कोई चीज कर पाते हैं। तो आपकी पूरी पढ़ाई कहाँ से हुई? क्या समस्तीपुर से ही तो आपने? इससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये था कि जो आप रिजल्ट फास्ट के बारे में जो पूछे थे कैसा कर पाते हैं, तो एक और मोटिवेशन है वो मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। वो ये था कि जब 2020 में जो हमारे यहाँ APSSB में जो स्कैम हो गया था, उसमें जब हम उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने भी इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें जो बात उभर के आई थी वो ये थी कि ये जो आपका टाइम जो डिले होता है, जैसे एग्जाम आज खत्म हो गया और रिजल्ट प्रोसेसिंग में आपको टाइम लग रहा है, वो भी एक कहीं ना कहीं एग्जाम के जो आपका ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, फेयरनेस, उसको इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर कुछ लोग गलत हैं और एग्जाम प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है कुछ गलत चीज करने का। तो ये भी हमारे जो हमारी टीम है उस सबके मन में ये भी हमेशा रहता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम रिजल्ट करें, अनाउंस कर दे, पब्लिक कर दे, ताकि जो लोग इस तरह के होंगे उनको टाइम ही नहीं मिले। तो ये भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को अपॉर्चुनिटी भी आप दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी बोर्ड या कमीशन हो तो प्रॉम्प्टनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, along with merit and fairness, promptness is also important। इसीलिए हम जो APSSB में हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं, फेयरनेस, मेरिट एंड प्रॉम्प्टनेस।
तो ये भी एक वजह है, हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम रिजल्ट देना चाहते हैं। मैंने दरअसल आपकी जर्नी भी जाननी चाहिए थी, और अक्सर लोग जब भी इस तरीके का कोई होता है हमारे पेज पर, तो लोग जरूर जानना चाहते हैं कि भाई समस्तीपुर से निकल के ये अरुणाचल प्रदेश तक का सफर कैसे तय हुआ है। ये भी देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आईएएस बन जाऊंगा ऐसा, क्योंकि बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरी रही है। मेरे पिताजी किसान हैं, अभी भी हैं, और किसान में भी बहुत कम खेती है। 3-4 बीघे बिहार में जानते हैं जो खेत है, जिसमें कि बस आपका अपना ही भरण पोषण हो जाता है, उतना ही है, और कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है। इसी कारण मेरी जो इनिशियल एजुकेशन हुई थी वो बिहार बोर्ड में ही हुई। गांव के स्कूल से मैंने 10th किया। फिर गांव में 12th की पढ़ाई नहीं होती है तो बगल के जो शहर है दरभंगा, वहां से मैंने मारवाड़ी कॉलेज से इंटर किया। फिर सीएम कॉलेज से, जो सीएम आर्ट्स कॉलेज है, वहां से मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया। तो यही मेरी एजुकेशन रही। और उसके बाद चूंकि मुझे लगता था कि अगर मैं फर्दर एजुकेशन को कैरी ऑन करना चाहता हूँ या और कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे एक जॉब होना चाहिए। तो उस समय जो भी जॉब निकलते थे फॉर्म, चाहे एलडीसी का हो, यूडीसी का, मैं सारे फॉर्म्स भरता था। और फिर ग्रेजुएशन होते होते फाइनल रिजल्ट से पहले ही मुझे एलडीसी में फाइनली हो गया था, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद बस मैं ये सोचता था, ऐसा नहीं था कि मुझे लगता था कि मैं आईएएस बन ही जाऊंगा, बट ये था कि मैं अपने आप को और आगे बढ़ना चाहता था कि चलो अभी एलडीसी हो गया, फिर मैं ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा, उसमें भी हो गया। फिर असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा, उसमें भी हो गया। तो मैंने 1 साल असिस्टेंट कमांडेंट की भी नौकरी की। फिर उसके बाद मुझे असिस्टेंट ग्रेड में हो गया एसएससी के थ्रू, तो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी को छोड़ के फिर मैंने दिल्ली में असिस्टेंट ग्रेड ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं एक बार प्रिपरेशन करना चाहता था आईएएस का। मुझे ये नहीं पता था कि हालांकि उस समय चूंकि मैं हायर ग्रेड पे को छोड़ के लोअर ग्रेड पे में आ रहा था, तो मेरे पिताजी भी बहुत नाराज से बोल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी भी वो गेजेटेड ऑफिसर्स की होती है, और मैं गेजेटेड को छोड़ के नॉन गेजेटेड में मैं आ रहा था, जो असिस्टेंट ग्रेड की नौकरी है। तो लेकिन मेरा कन्विक्शन था, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं श्योर था कि मैं बन जाऊंगा, बट ये था कि मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है कल को कि मैंने कभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं किया। सो दिस वाज द ओनली रीजन कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ के और मैं असिस्टेंट ग्रेड को ज्वाइन किया दिल्ली में, और फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। तो फर्स्ट टाइम तो सिर्फ प्रीलिम्स हुआ था, और सेकेंड टाइम में मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो गया था, एंड फिर थर्ड टाइम में मेरा आईएएस में हुआ। बिल्कुल। एक और सवाल, चूंकि हम बात ये कर रहे हैं कि इतनी जल्दी परिणाम और बोर्ड इतना अच्छा काम कर रहा है और आपके नाम की काफी चर्चा है, तो आप अगर, चूंकि आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो अगर आप बताना चाहें कि बिहार में भी ये कैसे सुधर सकता है कि बोर्ड जल्दी एग्जाम करा ले, फेयर एग्जाम हो जाए और परिणाम भी आ जाए, जिससे बिहार में तो आपको पता ही है कि बेरोजगारी का आलम क्या है और किस तरीके से छात्र लगातार एग्जाम दे रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। तो सजेशन की कैसे हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ही और मेरे मन में हमेशा रहता है जब हम एग्जाम कंडक्ट कराते थे, है कि कुछ साल पहले तक हम लोग खुद भी एक एस्पिरेंट थे, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा करता था, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करता था। तो मुझे पता है कि कितनी क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के मन में, फेयरनेस को लेके, प्रॉम्प्टनेस को लेके। और मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम एनडीए का एग्जाम दिया था, तो एग्जाम देने के बाद ही उस समय एम्प्लॉयमेंट न्यूज हुआ करता था, तो मैं मैगजीन सेंटर पे जाता था, उसको हर एक हफ्ते देखता था कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, क्योंकि उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था कितने टाइम पे आता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट का एक फैक्टर है। जो मेरा मानना है कि जैसे एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो फेयर एग्जाम होना, प्रॉम्प्ट एग्जाम होना भी, आई थिंक जो एस्पिरेंट्स है उनका एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। और ये डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी है, जिस भी स्टेट में है, आई थिंक उनकी ये बिल्कुल मौलिक जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स के जो भविष्य कह सकते हैं, फ्यूचर कह सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो एग्जाम्स होते हैं उनको बिल्कुल टाइम से होना चाहिए। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि बिहार में, यूपी में और कई स्टेट्स में सुनने में आता है कि 5 साल, 2 साल, 3 साल, इतना ज्यादा समय हो गया लेकिन उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इट हर्ट्स मी अ लॉट। मुझे लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया हूँ, हालांकि ज्यादा समय सर्विस में नहीं हुआ है, बट स्टिल आई थिंक कि एवरीथिंग इज डुएबल। अगर इंटेंट हो गवर्नमेंट के पास
और अगर जो सिविल सर्वेंट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको टास्क दिया जाए तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल, थिंग्स कैन बी डन। और इतने साल एग्जाम को आई थिंक डिले करना, रिजल्ट नहीं निकलना, आई थिंक इट्स रियली वेरी हर्टिंग इफ वी टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरी काफी हमदर्दी है, मैं देखता हूँ कैसे लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, फिर पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती है, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं एज ए कॉमन मैन की तरह देखता हूँ, एज ए थर्ड पर्सन देखता हूँ, तो मुझे आश्चर्य लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंट्रीब्यूट। मेरे बस अब आखिरी के 2 सवाल होंगे। एक सवाल कि अगर आपको मौका मिलता बिहार में काम करने का, तो सबसे पहले किस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे? आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है बिहार जैसे राज्य को? वैसे तो बिहार आप जानते हैं कि नीति आयोग या और भी कई एजेंसी के पैरामीटर में हर क्षेत्र में ही काफी पीछे है, लेकिन मेरा मानना है कि एजुकेशन इज अ टूल टू एम्पावरमेंट। तो सिर्फ एजुकेशन को अगर हम अच्छा बना देंगे तो सब कुछ सुधर सकता है। तो अगर मुझे कभी भविष्य में मौका मिलेगा बिहार में काम करने के लिए, तो सबसे मेरा फोकस एरिया एजुकेशन रहेगा कि मैं उस सेक्टर में काम करूं, क्योंकि वहां भी आप देखते हैं जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। शिक्षा मित्र की भर्ती होती है जिसके पास ज्यादा नॉलेज खुद नहीं होता है। तो मेरी इच्छा है कि बिहार में जो सबसे ज्यादा फोकस दिए जाने की जरूरत है वो टीचर्स के रिक्रूटमेंट पे दिए जाने की जरूरत है, कि टीचर का जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो सबसे फेयर होना चाहिए और अच्छे लोगों को भर्ती होना चाहिए। एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, तभी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम सुधार सकते। और आखिरी सवाल, जो लोग हमारे बिहार से तैयारी करते हैं वो उनके लिए कोई खास बात जो आप बताना चाहते हैं? क्योंकि बिहार में रहकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में ही बहुत ज्यादा पैसेंसिव जॉब है वो, कि आप क्या कर रहे हैं, तो भाई हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई टिप्स जो आप देना चाहें? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने खुद जब मैं छात्र था और मैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था, तो मुझे पता है सर उस समय भी कुछ धांधली होता होगा, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आता था। मुझे हमेशा ही पूरा कॉन्फिडेंस रहता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। और आज मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारी नौकरियां मिली। तो ऐसा नहीं है कि उस समय शायद सिस्टम फुल प्रूफ होगा। और दूसरी बात कि मैं ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की नौकरी की तैयारियां करता था, तो उसमें शायद थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट भी टाइमली आता है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी करें, फोकस्ड रहें, हिम्मत नहीं हारना है और धांधली पे भरोसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना है। आज के डेट में भी मेरिट पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो आप अपने तैयारी पे भरोसा रखें और सिस्टम पे भरोसा रखें, मेरिट पे भरोसा रखें। एक और चीज, चूंकि अब आप लगातार अरुणाचल प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, अब अपनी भाषा तो आप भूले नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ठेठी बोल लेते हैं? हाँ, बोल लेते हैं, क्योंकि गांव में जब जाता हूँ तो उसी में बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कि अपने बिहार तक को जुड़ लिए और इतना बढ़िया बढ़िया बात कर लिए। और शुभकामनाएं बात भी की लगातार अपने चर्चा सोशल मीडिया में हो रहा, लगातार अपने अच्छा काम कर रही है, बिहार का अपने नाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बिहार तक से जुड़े और इतनी अच्छी बातें की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कि अहाँ ये हमारा अवसर दिलिए कि हम वहाँ से रूबरू हो सकलिए हैं। और ऐसे ही बिहार के स्थिति जानिए रही है, तो हमारा सबके मिल के और एगो नया बिहार और बेहतर बिहार के लिए काम करे चाहिए साथ मिलके। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। थैंक यू सो मच।